माँ, हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो कितना अंधेरा है। हाँ माँ, और यहाँ तो कितनी बदबू भी आ रही है। कोई बात नहीं बच्चों, बस आज की परेशानी है। तो इसका मतलब कि हमें बस आज के लिए ही यहीं पर रहना है, फिर कल हम कहीं और रहने जाएंगे? में कल हम नए घर में जाएंगे, बोलो ना पापा। पिंकी और सोनू के इन मासूम सवालों का उसके माता पिता के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर जब बच्चे काफी देर तक यही सवाल दोहराते रहे तो आखिर में उनकी माँ निधि ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि नए घर में जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और वो हमारे पास नहीं है। समझे तुम लोग? अब चुपचाप सो जाओ। पर माँ, अभी तुमने ही तो कहा कि बस आज की परेशानी है। मेरा मतलब था कि तुम्हें बस आज यहाँ रहने में परेशानी होगी, इसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। फिर ये अंधेरा और ये बदबू तुम्हें परेशान नहीं करेगी मेरे बच्चों। ये कहते हुए निधि की आंखों में आंसू थे, जिनमें छिपा दर्द शायद उसके बच्चों ने भी महसूस कर लिया था। इसलिए वो दोनों इसके बाद बिना कुछ कहे चुपचाप आंखें बंद करके लेट गए। मैं क्या नहीं सोच कर आया था इस शहर में, लेकिन आज क्या से क्या हो गया। अब जो होना था वो हो गया जी, आप ज्यादा मत सोचो। अभी चलकर सो जाओ, कल उठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन नींद उन दोनों की ही आंखों में नहीं थी। सूरज बिना पलके झपकाए उन पलों को याद कर रहा था जो कुछ घंटे पहले ही बीते थे। कांजी सेठ, कुछ तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मैं क्या जानू कहाँ जाएगा है? भाई तेरी मर्जी है, जन्नत में जा चाहे जहन्नुम में, लेकिन मेरा कमरा तो आज खाली होकर रहेगा। चलो रे, जल्दी सारा सामान बाहर फेंको इसका, फिर और भी काम निपटाने चलो। सेठ जी ये कह तो रहे हैं आपसे कि आपको आपके कमरे का किराया दे देंगे, बस कुछ दिनों की मोहलत ही तो मांग रहे हैं। इतने अमीर होकर भी इतना छोटा दिल ना दिखाओ, कुछ तो रहम करो हम पर। तुम जैसे फटीचरों पर रहम करता फिरूंगा तो एक दिन तुम लोगों जैसा ही हो जाऊंगा, और मुझे भिखारी बनने का कोई शौक नहीं है, समझी? ये है कांची सेठ, जिसकी कपड़ा मिल में सूरज एक मजदूर था। लेकिन जब से एक सड़क हादसे में सूरज ने अपना एक पैर खोया, तब से वो कांची सेठ की आंखों में अखड़ने लगा, क्योंकि एक पैर नहीं होने से अब सूरज के काम करने की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। ऊपर से सूरज और उसका परिवार अब तक जिस कमरे में रह रहे थे, वो कमरा भी कांजी सेठ ने ही किराए पर सूरज को दिया हुआ था। लेकिन इलाज और दवाइयों के चक्कर में कमरे का किराया भरने में इस बार सूरज को कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो सेठ जी, मेरी हालत क्या है ये जानते हुए भी आप हमें घर से निकाल रहे हो, सच में बड़े बेरहम हो। हाँ भाई वो तो हूं मैं, और अब जब तुझे मेरे इस गुण का पता चली गया ना, तो चल निकल यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल तभी दिखाना जब मेरे पैसे देने की तेरी औकात हो जाए, समझा? चल। सूरज और उसके परिवार को बेइज्जत करके कांची सेठ और उसके आदमी वहां से चले गए। वैसे तो सामान के नाम पर सूरज और उसके परिवार के पास ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जितना भी था उसे समेटकर वो दोनों अपने बच्चों के साथ कई घंटों तक दर दर की ठोकरें खाते रहे। पर सूरज की हालत को देखते हुए ना तो किसी ने उसे काम दिया और ना ही सिर छिपाने के लिए छत। फिर जब शाम ढलने लगी तो हार मानकर सूरज अपने बीवी बच्चों को लेकर उस जगह पर गया जहाँ रहने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। विश्वास नहीं होता हम एक गटर के नीचे हैं, लेकिन ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है जी। कल मैं यहाँ की अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी। उस कोने में एक मिट्टी का चूल्हा बना लेंगे और यहाँ लेटने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं निधि, आज नहीं तो कल परेशानी तो होगी ही, हमें इस जगह को भी छोड़ कर जाना होगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ये जगह तो सरकार की है ना, और सरकार को क्या पता कि हम यहाँ रह रहे हैं? तो ऐसे में हमें कौन निकालेगा यहाँ से? हमें खुद निकलना होगा। अगर कभी सूखे गटर में पानी फिर से भरने लगा तो अभी काफी सालों से इधर से पानी की निकासी नहीं हुई है, इसीलिए ये जगह सूखी है, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा ना। अब तब की तब देखेंगे, अभी आप ये सब मत सोचो, बस ये सोचो कि ये जगह अपनी है। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ। कल सुबह मैं बाहर जाकर फिर से कुछ काम ढूंढने की कोशिश करूंगा और कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। तुम बच्चों के साथ यहाँ की साफ सफाई कर लेना तब तक, ठीक है? जी ठीक है। और इस तरह उस सूखे गटर के नीचे ही ये गरीब परिवार बस गया। बच्चों को खेलने के लिए ढेर सारी जगह मिल गई तो वो भी खुश थे, लेकिन अब भी एक समस्या बड़ी गंभीर थी। माँ भूख लगी है, बाबा कब आएंगे खाना लेकर? बस बेटा वो आते ही होंगे। बच्चों के भूखे चेहरे निधि से अब और नहीं देखे जा रहे थे। उसने फैसला किया कि अब वो बाहर जाकर अपने लिए कुछ काम ढूंढेगी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। आप आ गए? अब हम तो बड़ा डर गए थे। ये आवाज कैसी है जी? ऊपर क्या हो रहा है? क्या बताऊं निधि, भयंकर बारिश हो रही है, ऊपर हर तरफ पानी ही पानी है, लगता है जैसे सब कुछ बह जाएगा। अरे बाप रे, सुनिए, अगर ऊपर इतना पानी है तो क्या यहाँ भी? नहीं,
फिलहाल तो मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा, क्योंकि इस गटर का ढक्कन एक तो बहुत छोटा है और कई सालों से बंद होने की वजह से वो जाम सा हो गया है। मुझे हर बार उसे खोलने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि पानी का बहाव उस ढक्कन को खोल पाएगा। चलो शुक्र है, सच बात है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। क्या मतलब? देखिए ना, ये अमीर लोग कितना इतरा रहे थे अपने पैसों पर, हमारी मदद किसी ने भी नहीं की और ऊपर वाले ने इन्हें इसी बात की सजा दी। अब उनके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। नहीं निधि, मैं दूसरों के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे तो लगता है कि हमें ऐसे समय में सबकी मदद करनी चाहिए। मतलब हम भला कैसे मदद कर सकते हैं उनकी? देखो निधि, मेरी बात ध्यान से सुनो। असल में ये गटर पानी की निकासी के लिए ही बनाए जाते हैं, खासकर जब बाढ़ जैसे हालात पैदा हों, तो इन्हीं के रास्ते पानी को दूर ले जाया जा सकता है और बाढ़ के पानी को कम किया जा सकता है। अब एक मिनट, कहीं आप? हाँ निधि, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि हमें गटर का ढक्कन खोल देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? इससे तो यहाँ भी पानी भर जाएगा और फिर हम कहाँ रहेंगे? एक बार बच्चों के बारे में तो सोचिए। और ये सब आप उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जिन्हें हमारी जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निधि, उन्हें हमारी परवाह नहीं तो क्या, हम अपनी सोच क्यों बदलें? मुझे लगता है कि हमें शहर की भलाई के लिए ये करना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी जान को भी तो खतरा है। नहीं, मैं तुम्हें और बच्चों को ढक्कन खोलते ही बाहर निकाल लूंगा। और आप? मुझे यहाँ कुछ देर रुकना होगा। पानी के साथ अगर कोई बहकर आ गया तो उसकी मदद के लिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, बाढ़ का पानी कम होते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। सूरज के आत्मविश्वास और अच्छी सोच को देखकर निधि हैरान थी और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा सूरज ने कहा था। सबसे पहले निधि और बच्चों को बाहर निकाल दिया और इसी के साथ बाढ़ का पानी उसी रास्ते से बहुत तेजी के साथ गटर में भरने लगा। इसके बाद भी सूरज ने कई लोगों की जान बचाई और आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद बाढ़ का स्तर कम हो ही गया और शहर पर से बाढ़ का खतरा टल गया। सूरज भी सही सलामत गटर से बाहर आ गया था, लेकिन अब वो और उसका परिवार एक बार फिर बेघर हो चुके थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मैं इस राज्य का गृह मंत्री विश्वनाथ पारिक। जी 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 सर, मैं आपको जानता हूँ। नमस्ते साहब। जी नमस्ते। लेकिन सूरज जी, अब आप हमसे ज्यादा मशहूर हो गए हैं। आपने जिस बहादुरी से इस शहर को डूबने से बचाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जी, पर आपको कैसे पता उस सब के बारे में? सिर्फ मुझे नहीं, पूरे शहर को पता है जनाब। दरअसल जब बाढ़ आई तो हर तरफ हल्ला मचा हुआ था, लेकिन जब अचानक से पानी का लेवल खुद ही गिरने लगा तो सब ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है। फिर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने, जो उस गटर के अंदर और बाहर लगे हुए थे, जिसके अंदर आप थे। आप इस शहर के हीरो हैं। लेकिन एक बात तो बताइए कि आप लोग भला इस गटर के अंदर क्या कर रहे थे? फिर सूरज ने अपनी पूरी कहानी मंत्री जी को कह सुनाई और फिर कमाल है, इस शहर ने आपके साथ क्या किया और फिर उसके जवाब में जो आपने किया वो सच में बड़ा अनोखा है। लेकिन अब हम हमारे शहर की गलती को सुधारेंगे। चलिए सूरज जी, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन कहां साहब? अपने नए सरकारी घर में चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि कल से आपको काम पर भी तो जाना है। अरे भाई, सरकारी नौकरी लगी है आपकी, कल से आप हमारे विभाग में काम करेंगे। अब सब कुछ बदल चुका था। अब ना तो सूरज बेरोजगार था और ना ही उसका परिवार बेघर। दूसरी तरफ कांजी सेठ था, जिसका सब कुछ बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गई थी और वो अपना माथा पकड़े बस रोए जा रहा था।